और पाकिस्तान से, जहां पर पहलगाम दहशतगर्दी के वाकये को लेकर एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बैकग्राउंड तो आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के इलाके में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 27 के करीब लोगों को हलाक कर दिया गया। और इस दहशतगर्दी के वाकये के बाद हिंदुस्तानी जो हुकूमत है, जो इंडियन सरकार है, उन्होंने बहुत ही एस्केलेटेड, बहुत ही जारहाना रवैया अभी तक अपनाया है। उन्होंने हुकूमती तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनफॉर्मली तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। वहां का मीडिया तो खुलेआम कह रहा है, लेकिन हुकूमत भी दबे अल्फाज में इसी तरफ को इशारा कर रही है, क्योंकि जितने भी उन्होंने अभी तक के 5 स्टेप्स जो लिए हैं, जो हमने पिछले व्लॉग में बहुत तफसील से कवर किए, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, या जो दूसरे दोस्तों ने इस टॉपिक को क्लियर कवर किया उनको जरूर सुनिए, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए। लेकिन क्विकली बता देते हैं कि एक तो इंडस ट्रीटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, दरियाओं का पानी बंद करने का फैसला किया है हिंदुस्तान ने। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया है। तीसरा, पाकिस्तानियों के तमाम वीजे कैंसिल करने का फैसला किया है। चौथा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफारत खानों में फौजी अफसरान जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है, उनको वापस भेज दिया गया है। पांचवा, जो सफारत खाने के अंदर ओवरऑल स्टाफ था उसको भी कम कर दिया गया है, ताकि सफारती जो ताल्लुकात हैं उसे मिनिमम लेवल पर हिंदुस्तान ले गया है। बहुत ही एस्केलेटेड किस्म का रिस्पॉन्स है। तो अब आगे चलते हैं, ये सब तो आपके सामने रिकैप रखा, पुराना जो कुछ हो रहा है वो रखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो रहा है? अभी इस वक्त एक कांटे की लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का जो एक ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसे लेगेसी मीडिया भी कहते हैं, जो टेलीविजन है, अखबारात है, रेडियो है, और पाकिस्तान का जो मीडिया है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसके अंदर नफरत है, गुस्सा है, दबाव है, फ्रस्ट्रेशन है, और समझ भी आती कुछ चीजों की और कुछ की नहीं आती। मीन गमो गुस्से की समझ तो आती है, क्योंकि 27 लोगों की हलाकतें हुई हैं, लेकिन उसकी जो एस्केलेशन है और पाकिस्तान के ऊपर पूरा मुद्दा डालना है, वो थोड़ा समझ से बाहर है। लेकिन उस पर डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल एक कांटे का मुकाबला चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। और आगे से जो पाकिस्तान का मीडिया है, अगर हम लेगेसी मीडिया की बात करें, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, तो वो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मतलब कि कह रहा है कि हिंदुस्तान ने ये खुद से ही किया है और पाकिस्तान पर डाल दिया है। मतलब ये जो दहशतगर्दी का हमला है, ये हिंदुस्तान की जो रॉ है या जो दूसरी एजेंसीज है उन्होंने खुद करवाया है। ये लेगेसी मीडिया इस तरफ से, जो पाकिस्तानी साइड से है, वो ये कह रहा है। मसलन कामरान शाहिद साहब जो है, उन्होंने इसमें बहुत ही धुआंधार तरीके से अपना मुकदमा रखा, और बिल्कुल उनके मुकदमे में काफी वजन है। उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम, जहां पर एग्जैक्टली ये टेररिज्म का हमला हुआ, ये जो कंट्रोल लाइन है, मीन जो आप कह लें कि इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है कश्मीर के दरमियान, कंट्रोल लाइन ही है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां से 400 किलोमीटर अंदर है। मीन पहलगाम कोई बिल्कुल करीब इलाका नहीं है, वो ऑल द वे अंदर 400 किलोमीटर है। तो बहुत ही एक वैलिड सवाल पूछा है कामरान शाहिद ने, कि जो इंडियन एजेंसीज थी, जो इंडियन फौज थी, उन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी थी कि जब पाकिस्तान के ऊपर अगर ये इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए, तो जब 400 किलोमीटर तक लोग अंदर गए तो वो उनको रोक क्यों नहीं सके? अगर वो 6 लोग थे जैसा कि कहा जाता है, तो इंडियन फौज ने, इंडिया की तकरीबन 8 लाख से 10 लाख फौज जो है वो कश्मीर के अंदर है। ये नंबर हमने रिसर्च करके, सभी को पता है, ये एक अमूमी नंबर है। तो कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ये जो इंडियन फौज है, उन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी थी, उन्होंने रोका क्यों नहीं? काफी वजन है, 400 किलोमीटर अंदर लोग यहां से कैसे जा सकते हैं? जरूर इसमें या तो उनका इनसाइड ये होम ग्राउंड है, कुछ अंदर से हुआ है उनके मुल्क के, और या फिर अगर इस तरफ से है तो फिर हमें सबूत देने पड़ेंगे। जाहिर है ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए जरा जो कामरान शाहिद साहब का जो उसके अंदर वजन डाल रही है बात, वो 400 किलोमीटर अंदर जाना और वहां पर इंडियन आर्मी का उन्हें ना रोकना। मुझे याद आ गया, 9 मई को भी ऐसा ही वाकया था कि इसी तरह का, मतलब मिलता जुलता वाकया था, ऐसा तो नहीं, जाहिर है वहां दहशतगर्दी तो नहीं हुई थी, कि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की बात हो रही थी, तो ऐसे ही सवालात लोग अब सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि उस वक्त भी वाकई अगर लोग आ रहे थे, ये तो अनअनाउंस थे, वो तो काइंड ऑफ अनाउंस थे, तो उनको फिर क्यों नहीं रोका गया उस वक्त भी? मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात, कामरान शाहिद साहब की बात गलत है, मुझे तो उसमें बहुत वजन लगता है, मुझे उसमें बड़ी मंतक लगती है, और वो दुरुस्त बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से कैसे लोग वहां चले जाएंगे इतनी दूर? और ये मुझे भी लग रहा है कि ये खामखा पाकिस्तान के ऊपर ये सारा मुद्दा डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन उनका जो नैरेटिव वो इतना खूबसूरत है कि मैं वापस रिवर्स सवाल पूछता हूं कि अगर इसी जो आपका नैरेटिव है, यही जो आपकी मंतक है, इस पर अगर 9 मई के दिन का सवाल पूछा जाए कि उस दिन फिर सिक्योरिटी कहां गई, उस दिन हमारे वाले कहां थे, कोर कमांडर हाउस से पहले लोगों को क्यों नहीं रोका गया, तो सिक्योरिटी फेलियर जो है उसके ऊपर सवाल फिर जो है इसमें भी खासी मंतक है। इसका चलें, ये हमारा इन हाउस मामला है, इसको कभी दोबारा देख लेंगे। अभी तो हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान के ऊपर डालने का सारा मुद्दा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बीच में से मंतक की बात आ गई थी, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
हमने फिर मेरी रिसर्च टीम ने कुछ रिसर्च की। हम देखना चाहते थे कि लेगेसी मीडिया में तो सीधा सीधा है, पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उस तरफ से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है। वहां पर तो पाकिस्तानी मीडिया जरा कम चीख रहा है, उधर से तो अर्नाब गोस्वामी और वो तो आउट ऑफ देयर लंग्स है, शाउट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उनका तो बस चले तो एटम बम जो है वो अभी बैठे बैठे वहीं टीवी स्टूडियो में से ही पाकिस्तान पर फेंक दें, तो वो तो काम बड़ा खराब है। फिर हमने कहा कि चले सोशल मीडिया को देखते हैं, तो हमने इंडिया के अंदर 5,000 ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट्स हैं, जी हाँ, पूरी 5,000 पोस्ट्स हमने एक खास टाइम के अंदर जितनी भी पोस्ट्स हुई उनको उठा लिया हमने इंडिया के उन पोस्ट्स को, और उन 5,000 पोस्ट के ऊपर हमने एक एनालिसिस किया। और जब उसका एनालिसिस किया तो पता यह चला कि 78%, 78% इंडियंस नेगेटिव, एंगर और ग्रीफ में हैं, और 15% जरा थोड़े कम नेगेटिव हैं, वो न्यूट्रल हैं, और उनका फोकस मेनली सिक्योरिटी पर है कि सिक्योरिटी का फेलियर हुआ, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। 7% पॉजिटिव हैं, वो इंडिया के रिस्पांस को प्रेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर नैरेटिव की बात करें तो 50 to 60%, ये अब लेगेसी मीडिया की बात नहीं हो रही, ये सोशल मीडिया की बात हो रही। 50 to 60% जो है वो कह रहा है कि ये जो है वो उस तरफ से हुआ है, और 20 to 30% जो है वो कह रहा है कि ये शायद कहीं इधर उधर से हमारी तरफ से ही काम ना हुआ हो। तो एक बहुत ही रीजनेबल वहां डिस्कशन हो रही है। अगर 20 to 30% वहां पर ये बात कह रहा है उनके सोशल मीडिया के अंदर, तो इसमें हो सकता है कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स भी हों, जरूर, लेकिन बहरहाल फिर भी इट्स अ ह्यूज नंबर कि 20 to 30% लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, आई वुड से। लेकिन अगर हम कंपेयर करें जो लेगेसी मीडिया है इंडिया का, जो वहां का टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, वहां का रेडियो है, उनका तकरीबन 90% प्लस जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तो ये तो आपको एक अमूमी पिक्चर मिलती है कि उस तरफ क्या सोचा जा रहा है और सेंटीमेंट कितने आए हैं। अब चलते हैं जरा अगली कुछ डेवलपमेंट्स जो वहां पर हुई हैं इस वाकये को लेके। उसके बाद काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई, उनको जरा शेयर कर लें। अमित शाह जो हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के इस वक्त के होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला कह लें। इस तरफ जैसे हमारी तरफ मोहसिन नकवी हैं, उधर अमित शाह है। अमित शाह मोदी के बहुत करीब भी हैं और उनके करीबी साथियों और दोस्तों में से भी आते हैं। अमित शाह जब ये सारा वाकया हुआ तो अमित शाह के ऊपर पहली जो इस वक्त कड़ी तनकीद चल रही है वो तो ये चल रही है कि उन्होंने तस्वीरें खिंचवाने की बहुत जल्दी की हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये जिस जगह पर सारी कत्लो गारत हुई वो पहाड़ के ऊपर है। जैसे मैंने पहले ही व्लॉग में आपको बताया था कि जैसे हमारे फेरी मेडोज हैं, वहां पर कोई गाड़ी नहीं जाती, सड़क नहीं जाती, वहां पर आप घोड़ों पर जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। तो जिन लोगों को गोलियां लगी, जख्मी हुए, या जिन लोगों के बारे में जिनकी जिनकी वहां पर किलिंग हो गई, उनमें से कईयों को शायद बचाया जा सकता था, लेकिन वो इलाका इतना दूर दराज था कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और हॉस्पिटल करीब कोई नहीं था। तो अगर हेलीकॉप्टर्स वक्त पर मिल जाते तो शायद कुछ लोगों को बचा लिया जाता। तो वहां से जख्मियों को निकालने में हेलीकॉप्टर्स इतने ज्यादा इंडियन आर्मी के पास मौजूद नहीं थे, तो जख्मियों को वक्त पर नहीं निकाला गया। इसके बारे में काफी कंप्लेंट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अमित शाह ने वो ये विजिट अगले दिन भी कर सकते थे, उससे अगले दिन भी कर सकते थे। अभी वहां से डेड बॉडीज और सारी चीजें भी शायद नीचे नहीं लाई गई थी, तो ये तस्वीरें खिंचवाने वहां जा पहुंचे। ये हिंदुस्तानी मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा है। वहां पर इंडियन आर्मी के पास आजकल उनके कोई धौरव नाम के हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उन्होंने वहां 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं जिनको वो कश्मीर में इस्तेमाल करते थे। उसमें कोई फनी खराबी आई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने ये तमाम हेलीकॉप्टर्स जो है वो उन्होंने ग्राउंड किए हुए हैं और उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हेलीकॉप्टर्स की काफी ज्यादा कमी थी इंडियन आर्मी के पास। अमित शाह गए, उन्होंने कहा मैंने तो हर सूरत जाना। तो 1960 का, जी हाँ, 1960 का फ्रांस का बना हुआ हेलीकॉप्टर, जिसे गालबन चीता कहते हैं, उस हेलीकॉप्टर पर, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर पर बैठकर अमित शाह वहां पहुंचे। जाहिर है बहुत ही पुराना हेलीकॉप्टर और सिक्योरिटी के भी उसमें मामला, क्योंकि वो सिंगल इंजन है, तो काफी ज्यादा धुलाई हो रही है अमित शाह की इस पर कि आप वहां क्यों पहुंचे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब नीचे लाशें लाई गई और उनको जाहिर है एक जगह पर इकट्ठा किया गया, उन्हें उनकी आखिरी जो एड्रेसेस हैं उन पर भेजने के लिए उनका जाहिर है सारा एहतमाम किया गया वहां। तो वहां फूल रखने थे उन मैयतों के लिए अमित शाह ने। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान हो, वहां पर क्योंकि तमाम की तमाम ये वही अंग्रेज बहादुर के वक्त की है और स्लेवरी का माइंडसेट अभी तक दोनों मुल्कों में से निकला नहीं। तो क्योंकि अमित शाह बड़ी पर्सनैलिटी है, तो जो भी वहां डिप्टी कमिश्नर होगा बेचारा, उसने अपनी अकल के मुताबिक वहां रेड कार्पेट का इंतजाम किया। हालांकि अगर वहां दरी ही बिछानी थी तो किसी और रंग की बिछा देते, किसी जरा थोड़े
से ज़मीन के रंग की बिछा देते तो वो इतनी प्रोमिनेंट ना होती अगर उन्हें ज़मीन पर नहीं चलवाना था, लेकिन रेड कारपेट डाला गया, जिससे पूरा अब हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो अमित शाह की ठुकाई कर रहा है कि आपको शर्म नहीं आ रही, ऑप्टिक्स देखें, आप शर्म करें, आप रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक इसकी डायमेंशन है। अच्छा, आगे चलते, आगे ये तो हो गया अमित शाह के साथ, तो ये मामला हो गया, लेकिन अब कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग साइड्स हैं जो इस सारे सानहा कह लें, इस सारे जो भी मामला हुआ ये दहशतगर्दी का, इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो साइड्स हैं, जो वहां पर हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स हैं या तनाव है, या वहां पर आप यही कहें कि जो स्ट्रेस है उस पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी स्ट्रेसेस हैं, ऐसा नहीं कि हम आरियन से, लेकिन जो वहां पर है तनाव है उसका इजहार और कई तरह से हुआ। मसलन शाहरुख खान साहब ने, एक मशहूर फिल्म स्टार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने गम का इजहार किया और दुआ की, और फैमिलियों के लिए जो जाहिर है जिनके प्यारे गए हैं उनको तसल्ली तशफ़ी और उनके लिए दुआ की। तो एक बहुत ही उन्होंने मध्यम, एक बहुत ही गम वाला, एक बहुत ही गम बांटने वाला इस तरह का ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने उसमें दहशतगर्द, हिंदू मुस्लिम इस तरह के उन्होंने नफरत अंगेज या सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अब वो फंस गए, जो तो उसके अंदर नीचे मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आपने कभी फलस्तीन के ऊपर कभी ट्वीट किया है, आप बंदे के पुत्र बने, अब आपको याद आ गया है, तो उन्होंने उनको यहां पर आड़े हाथों ले लिया। जो नीचे हिंदू यूजर्स थे, नाम से हमें पता चल रहा है, वैसे तो हमें नहीं पता कि वो वाकई मुसलमान या हिंदू हैं, जाली अकाउंट भी बने हुए हैं, लेकिन नामों से हम जो अंदाजा लगा पा रहे हैं, उन्होंने उन्हें कहा कि तुम इन्हें दहशतगर्द, मुस्लिम दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहे, देखो इन्होंने प्राइवेट पार्ट्स देख के, इन्होंने उनकी पैंट्स नीचे करके देख के फिर गोलियां मारी हैं, मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ संजय दत्त साहब ने बहुत ही तरह वो एक कारगिल मूवी में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने बड़ा तरह हाई पिच किस्म का ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब इन सबको, जनाब अमित शाह साहब और मोदी साहब इन सबको सजाएं दें, वहां तक पहुंचें जहां तक आप पहुंच सकते हैं। उन्होंने जरा काफी आग लगाने वाला संजय दत्त साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा काम जरा नीचे ना रह जाए, मैं चुक दूं काम को। दूसरी तरफ अनुपम खेर, वो भी अपने आप को, या उनका तारफ जो है वो यही है कि वो हिंदू पंडित हैं कश्मीर से, ये वो कहते हैं, होंगे भी, और उन्होंने एक वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। खासा उनके बारे में पहले से भी एक इमेज है कि वो खासा ज्यादा तनाव पैदा करते हैं, वहां पर कम्युनल तनाव पैदा कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट से, काफी हार्श स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड स्पेशली टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो उन्होंने भी एक इसी तरह का वीडियो बयान जो है वो जारी किया, उसके ऊपर भी काफी लेदे हो रही है। तो ये कुछ और डायमेंशन है वहां की अंदर की सोसाइटी के जो तनाव है उसके ऊपर। अच्छा, फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने कहा कि चुक दो काम को, वो और हैं, हमारी तरफ भी हैं ऐसे, उधर भी हैं। एक कोई रिटायर्ड मेजर साहबा है, उनका नाम गालिबन खुशबू है, जी हाँ, खुशबू पटनी, पत्नी नहीं, खुशबू पटनी। ये जो खुशबू पटनी है, ये पहले तो मेरा ख्याल इंडियन फोर्सेस के अंदर, इंडियन फौज या इंडियन आर्मी के अंदर पहले ये मेजर थी, अब गालिबन ये रिटायर्ड हो गई हैं, और अब फिटनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस आजकल ये सोशल मीडिया के ऊपर करती हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने एक वीडियो की जिसमें उन्होंने काफ़ी 4-5 मिनट लंबी बात की, और उन्होंने बताया कि वो पहलगाम में भी रही हैं, कश्मीर में भी सर्व किया एज अ मेजर उन्होंने इन सारे इलाकों के अंदर, लेकिन उन्होंने मोदी को ये कहा कि आप ये सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स ये ना करें, अब आप फुल फ्लज जंग खोल दें। यही अर्नाब गोस्वामी और जितने भी दूसरे उनके एनालिस्ट हैं, यही उनके टेलीविजन पर बैठे दूसरे लोग जैसा कि जनरल बख्शी और मेजर गौरव आर्या, ये तमाम लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेजर खुशबू साहबा है, इन्होंने कहा है कि सीधा ही अटैक करें, जंग शुरू करें, ये काम खत्म करें, ये ऐसे नहीं होना, ये कोई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं होना, पूरी की पूरी जंग जो है वो शुरू करें ताकि काम खत्म हो। अच्छा, दूसरी तरफ जेडी वैंस साहब बहुत बुरे फंसे हैं, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, वो बेगम के साथ वहां गए हैं, उनका लाइफ टाइम, जाहिर है उनकी बेगम हिंदुस्तान से, उनके शौहर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उनकी जिंदगी का ये जाहिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हा है कि वो हिंदुस्तान से बिलोंग करती हैं। अब वो सेकंड लेडी हैं अमेरिका की, उस विजिट पर आई हैं, उन्होंने अपना पूरा तरतीब दिया हुआ था विजिट राजस्थान में, जो आगरा में ताजमहल देखने के लिए। तो अब वो तस्वीरें भी खींच रहे हैं, तस्वीरें लगा भी रहे हैं। दूसरी तरफ ये सारा मामला हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को अब गुस्सा भी आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, जेडी वैंस साहब को भी समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या करूं, तो ही इज एट अ टफ स्पॉट, उनको भी कोई समझ नहीं आ रही जेडी वैंस साहब को कि मैं अपनी तस्वीरें लगाऊं या नहीं। घरवाली का प्रेशर भी होगा और बाहर जो मामला चल रहा है वो भी खराब है, तो वो भी मामला जो है खराब है। आगे चलते हैं, आगे अमित शाह ने जो मीटिंग की जाके, एक तो हेलीकॉप्टर वाला मामला, एक रेड कार्पेट वाला मामला तो हो गया, लेकिन उन्होंने श्रीनगर में जाकर कश्मीर में एक मीटिंग की। वो जो उन्होंने मीटिंग की वो सिक्योरिटी के बारे में थी, लेकिन उसमें उन्होंने सबको बुलाया, और इंटरेस्टिंगली जो कश्मीर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे वाली मरियम साहबा की तरह फॉर्म 47 नहीं, वहां पर इलेक्शन हुआ होगा और वो बने होंगे, तो जो इलेक्टेड वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको उन्होंने नहीं बुलाया अमित शाह ने। तो आप इससे खुद ही सोच लें, ये खबर दी है राजदीप सरदेसाई ने, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के,
वो कहते हैं कि अगर ऐसे मौके पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप नहीं बुलाएंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी और रिस्पांस जो है दहशतगर्दी हो या दूसरी चीज़ों के खिलाफ आप कैसे फिर दे सकेंगे और ये मामला कैसे चला सकेंगे। तो ये भी एक इसकी इंटरेस्टिंग जो है वो जहत है, इस पर भी बात हो सकती है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर से मामला सामने आया कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके सामने इंडियन मीडिया जो है वो कतार लगाकर खड़ा था। जाहिर है उनको था कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वहां से कोई निकलेगा जाएगा या वहां पर कोई डेवलपमेंट होगी तो उससे इंटरव्यू लेंगे। तो वहां पर किसी ने कोई केक मंगवाया, जाहिर है किसी की सालगिरह हो सकती है या कुछ और हो सकता है, या किसी ने वैसे केक भेजा हो सकता है, मीन पहले से बुक किया होगा, क्योंकि वहां पर जो सहाफ़ी थे उन्होंने उस शख्स को घेर लिया जो केक लेकर पैदल सफारत खाने की तरफ आ रहा था, और उसको घेर लिया और उसको उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में सोग है तो आप यहाँ केक किस खुशी में, क्या इस दहशतगर्दी की खुशी में आप केक खा रहे हैं? तो उसको तकरीबन लिटरली हरास किया उन्होंने, उसके आगे माइक कर दिए। उसकी एक तरफ जेडी वैंस साहब फंसे हुए हैं बेचारे, कि मैं तस्वीरें लगवाऊं या ना लगवाऊं, एक तरफ शाहरुख खान फंसे हुए हैं, ट्वीट करके सारे उनके पीछे चढ़ गए हैं, और तीसरी तरफ ये केक देने वाला बेचारा जो आया ये फंस गया। अच्छा, अब हमने थोड़ी रिसर्च की इंडिया की मार्केट की, तो हतमी नंबर तो हमें कहीं से नहीं मिले, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ने हमें एक अप्रोक्सीमेशन दी और उसके मुताबिक 5 से 6 लाख केक रोज बिकते हैं इंडिया में। ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। फ्रेश केक्स जो हैं वो 5 से 6 लाख हिंदुस्तान में रोज बिकते हैं एवरी डे। आबादी देखिए उनकी कितनी बड़ी है। तो अब जाहिर है उन तमाम ने बनाए होंगे बेकरीज ने, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में ये केक नहीं बिके? तो 5 से 6 लाख जहां केक बिके, लेकिन सहाफियों ने पाकिस्तानी एम्बेसी में आता हुआ एक केक रोक लिया और कहीं शुक्र है उसको दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं करार दे दिया। थोड़ा सा वैसे एम्बेसी में रहने वाले को भी सेंसिटिव होना चाहिए, इन्हीं अकल तो होनी चाहिए कि जाहिर एम्बेसी पर तमाम नजरें होंगी तो ऐसे दिन पर थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज को। लेकिन बहरहाल अगली खबर यह है कि 30,000 के करीब जो टूरिस्ट आए हुए थे या दूसरे लोग जो कश्मीर में हैं हिंदुस्तानी शहरी, वो 30,000 के करीब छोड़ के चले गए। जो फ्लाइट्स श्रीनगर की तरफ जा रही हैं दिल्ली से वो खाली जा रही हैं, जो उधर से आ रही हैं वो भर के आ रही हैं, और डबल डबल फ्लाइट्स एयर इंडिया को चलानी पड़ रही हैं, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलानी पड़ रही हैं लोगों को वहां से निकालने के लिए। फिर कश्मीरी स्टूडेंट्स को पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके लिए जमीन तंग कर दी है, उनके लिए मामला खराब कर दिए हैं और उन बेचारों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। इसी तरीके से एक जगह पर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, तो कि मतलब ये दहशतगर्दी हुई है, क्या हमारी सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है? तो उनको बीजेपी के जो वर्कर्स थे उन्होंने पकड़ के उस सहाफ़ी को दो डाला, क्योंकि वो सहाफ़ी अमित शाह से ये सवाल पूछना चाहता था। फिर आपको सूरत हाल और वीडियो दिखाते अटौरी वाघा बॉर्डर की। ये अटारी एक छोटा सा गांव कह लें, कस्बा कह लें, हमारी तरफ लाहौर के साथ वाघा है, उनकी तरफ अटारी है। तो ये आखिरी उनका स्टॉप आप कह लें या स्टेशन ट्रेन का अटारी है। ये बिल्कुल जहां पर परेड होती है उससे कोई 1, 1.5, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे जो है वो अटारी का ट्रेन स्टेशन है। हमारी तरफ जाहिर है वाघा है, तो दरमियान में ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर के 2 किलोमीटर उधर अटारी है, 2 होगा 3 होगा, और इस तरफ जो है वो या 4 होगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, 2 से 4 के दरमियान होगा, और इस तरफ वाघा है। तो बहरहाल अटारी के ऊपर क्योंकि वो उस गुजरगाह को अब इन्होंने बंद कर दिया है और लोगों को गालिबन 1 मई तक का मौका दिया था कि यहां से चले जाए, तो लोग बेचारे मेरे ख्याल परेशान जो हुए क्योंकि वीज़े कैंसिल कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, उन्हें कहा है कि जाएं 48 घंटे के अंदर। तो लोग जो हैं वो अब जौक दर जौक वहां पहुंच रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो अटौरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचे हैं वापस जाने के लिए, उनके इंटरव्यूज लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है यहां पर जो हिंदुस्तान से हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो सब कुछ हो गया, तो अब हम अपने लिए सोचते हैं कि हमारे लिए इसमें सबक क्या है सारी बात में। मसलन आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का वाकया होता है, 27 लोगों को कत्ल किया जाता है, सदर ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू, सऊदी वली अहद, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, आप नाम लें जिस मुल्क का लेना है आपने, पूरी दुनिया यक ज़बान में हिंदुस्तान के जाके साथ खड़ी हो जाती है। इवन चाइना, पूरी दुनिया यक ज़बान में हिंदुस्तान के साथ खड़ी होती है। पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर उन जो लोग वहाँ हलाक हुए दहशतगर्दी के वाक़े की तस्वीरें हैं। दुनिया का पूरा मीडिया जो है वो एक ही स्टोरी को कवर कर रहा है, वो पहलगाम का दहशतगर्दी का वाक़या है। ये हमारा गालिबन तीसरा वीलॉग है। दूसरी तरफ हमारे जाफर एक्सप्रेस 440 लोगों को दहशतगर्द यरगमाल बना लेते हैं। पूरी ट्रेन, कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कम से कम लोगों की वहाँ पर हलाकतें और शहादतें हुई हैं। तो अब आप गौर कीजिए कि उससे कितना मैसिव जो है वो एक आप ये वो भी दहशतगर्दी है, ये भी दहशतगर्दी है। जानों का ज़िया वहाँ पर कहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की खबर पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगी, पाकिस्तान की आवाज़ कहीं पर नहीं गई। वजह उसकी वजह हमारे माशाल्लाह से चौधरी साहब, क्योंकि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि हमारे चौधरी साहब ने कोई यहाँ पर लीडरशिप पनपने नहीं दी।
टोपियां पहनाई और टोपियां नहीं पहनी। आप कहेंगे ये क्या टोपियां पहनाई? टोपियां तो ये पहनाई कि जो आया उसको घर भेजा, इसकी टोपी उसके सर, इसको साथ मिला के उसको जूते मारे। जब दूसरा आ गया तो पहले वाले को साथ मिला के फिर दूसरे वाले को, फिर वो पहले वाला आ गया तो दूसरे वाले को साथ मिला के पहले वाले को। चौधरी साहब ने हमेशा साजिश की और किसी को टिकने नहीं दिया। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि देखिए मोदी को कितने साल मिले तो उसने इंटरनेशनल इंपैक्ट जनरेट किया। हमें एक लीडर खुदा खुदा करके इंटरनेशनल इंपैक्ट वाला इमरान खान मिला था, उसको हमने डेथ सेल के अंदर चौधरी साहब ने बंद किया हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब को खुद हुकूमत करनी है, चौधरी साहब को खुद इक्तदार के ऊपर कब्जा करना है। अब दूसरी बात मैंने की थी कि टोपियां पहनाने और टोपी ना पहनने। ये टोपी ना पहनने की क्या बात है? ये जनरल साहबान जब शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों को मिलने आते हैं तो कभी कभार तो जब इन्हें तस्वीर चाहिए होती है तो फिर टोपी पहन लेते हैं, क्योंकि टोपी पहनते हुए आपको सैल्यूट करना पड़ता है। आपने टोपी ना पहनी हो तो फिर आपको सैल्यूट नहीं करना पड़ता। तो अक्सर ये टोपी के बगैर ही आते हैं और ताकि सैल्यूट ना करना पड़े। तो ये तो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। हमारे तो सारे मामला इसी में है कि किसकी टोपी किसको पहनानी और खुद नहीं पहननी। तो हमारा जो सारे का सारा मामला इसमें रह जाता है। पूरी दुनिया में वी फेल्ड। जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया था वो क्योंकि हमारे पास कोई लीडर ही नहीं था आवाज वाला, तो जो को बात करता दुनिया में, जो दुनिया के सामने रखता हमारी कहानी, हमारी स्टोरी। इसके लिए लीडर्स चाहिए होते हैं। इसके लिए ना टोपियां पहनाने वाले चाहिए, ना बैग्स उठाने वाले चाहिए, ना ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी और सर्जरीज करवाने और करने वाले लोग जो हैं वो चाहिए। तो ना ही जिनके मेफेयर में अपार्टमेंट्स हो वो चाहिए। इससे नहीं काम बनता। आपको इंटेग्रिटी और करेक्टर वाले लीडर चाहिए जो आपकी स्टोरी पूरी दुनिया को जाके बताते हैं। लीडरशिप इसी काम के लिए होती है जिस काम के लिए लीडरशिप को आपने बनाया हुआ है। जिस तरह की लीडरशिप आपको चाहिए कि वो आपको सैल्यूट मारे, आपको गाड़ी तक छोड़ के जाए, आपके बूट पॉलिश करे और आपके सामने जी हजूरी करे, उनकी बात तो फिर कामों की और चीचा वतनी में ही जलसा करवा के सुनवाई जा सकती है। उनका बयान ना न्यूयॉर्क टाइम्स में छपना है, ना दुनिया में कहीं उनका जो उनके अंदर कैपेसिटी होनी है कि वो आपकी कहानी को रख सकें। तो ये एक ट्रेजेडी है, लेकिन इस ट्रेजेडी को हमने खुद ही बर्पा कर रखा है। मैं एक बार फिर इस बुरे आड़े मरहले में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्हें कहूंगा कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए ताकि इस क्राइसिस में एक लीडरशिप मुल्क को मिल सके, पूरी कौम इकट्ठी हो और हम इकट्ठे होकर एक जो बहुत बड़ा हमारे ऊपर इम्तहान आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।